नमस्कार, हरकारा डीप डाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं निधीश त्यागी और आज हम बात कर रहे हैं बिहार में जो चुनावी उथल-पुथल मची है चुनाव आयोग के एक फैसले के कारण, जिसमें हर मतदाता का सत्यापन करने का एक एक हिमालयी काम जो है वो सरकार ने उठाया है, जिसे चुनाव के लगभग 3 या 4 महीने में ही पहले ही पूरा किया जाना है। तो आज हम इसको 20 सवालों के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे नियत क्या है, इसका इसका मतलब क्या है और इसका प्रभाव क्या हो सकता है। पहला सवाल ये है कि इस विशेष गहन पुनरीक्षण का फैसला जो है सिर्फ 4 महीने पहले बिहार के लिए ही क्यों किया गया? अगर ये सवाल सिर्फ बिहार के लिए था, तो ये बाकी देश के दूसरे राज्यों पर भी लागू होता है, पूरे देश के लिए भी लागू होता है। तो इसमें ये जो इसका जो मकसद है ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ऐन वक्त पर बिहार के लिए ही क्यों लागू किया गया, बाकी राज्यों के लिए क्यों लागू नहीं किया गया। आखिर बिहार में ऐसी क्या बात थी या क्या दांव पर लगा हुआ है या क्या इतनी जल्दबाजी है जिसके लिए ये गहन विशेष गहन पुनरीक्षण, मैं बार बार इसको बोलना भूल जाता हूँ क्योंकि बहुत ही भारी भरकम शब्द है ये, कि ये अभी क्यों लागू किया गया। सवाल नंबर 2 ये है कि किसी को इसमें भरोसे में नहीं लिया गया। राजनीतिक दलों से इस बारे में बात नहीं की गई, उनसे सलाह मशविरा नहीं किया गया, उन्हें बताया नहीं गया कि बिहार के चुनाव के पहले हम ऐसा करने वाले हैं। तो ये जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है जिसमें आपको सब सबके साथ सबको विश्वास में लेके चलना पड़ता है, उसको उसका पालन नहीं हुआ। उसमें जो है पारदर्शिता नहीं रही, उसमें एक तरह की जिसको कहते हैं कि आपने ज़बरदस्ती एक फैसला थोप दिया, जिससे पूरा का पूरा जो वहाँ का जो माहौल है, चुनावी मुद्दे हैं, वो सब अपनी जगह से हट गए। लोग अलग परेशान हुए। तीसरा सवाल और भी अहम है कि मेरे पास अपने केवाईसी के लिए बहुत सारे कागज़ होते हैं जिनको सरकार अलग-अलग तरह से मान्यता देती है। मसलन मेरे पास एक आधार कार्ड होता है, मेरे पास राशन कार्ड होता है, मेरे पास अगर मैं गरीब हूँ, तो लाभार्थी के अलग-अलग कार्ड होते हैं, जहाँ पे सरकार अपनी योजनाओं के का जो जब मुझे जोड़ती है तो उसमें उनका ख्याल रखती है। मेरा बैंक का खाता खुलना होता है या मुझे बीमा लेना होता है या मुझे कुछ सामान खरीदना होता है, मुझे अपनी रजिस्ट्री करानी होती है। उन सारी चीज़ों के लिए हमको अलग-अलग केवाईसी होती है, जो कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ही होते हैं। इस मामले में ऐसा क्यों है कि वो बहुत सारे कागज़ जो हैं उनको सरकार अपने ही कागज़ों को मान्यता नहीं दे रही है। और ये जो मामला है वो उन लोगों के लिए जो ख़ास तौर पर बहुत गरीब हैं, जो पलायन कर चुके हैं, जो प्रवासी मज़दूर हैं, जो उन सब के लिए बहुत सारी दिक्कतें हैं। और ख़ास तौर पर तब जब बिहार जैसे राज्य में जहाँ पे साक्षरता बहुत कम है, जहाँ पे जन्म मृत्यु के जो रजिस्ट्री होती है, पंजीकरण जहाँ पर होता है, वो सब बहुत ज़्यादा कमज़ोर है उसका रिकॉर्ड। और उन सब के बीच में ये उम्मीद करना कि लोग अपने जीवित होते हुए भी ये साबित करें कि वो जीवित हैं और वो उस राज्य के रहने वाले हैं और उन्हें मत डालने के लिए सुपात्र माना जाना चाहिए। ये अजीब-सी चुनौतियाँ हैं जो कि पहले कभी देखी नहीं गईं और इतनी हड़बड़ी में उसको लागू करना अपने आप में एक लोगों की तकलीफ़ें और समस्याएँ बढ़ाना है। चौथा सवाल इस बारे में ये है कि क्या मुस्लिम, दलित और प्रवासी समुदायों को इसका निशाना बनाया जा रहा है, जो कि ज़्यादा बड़ा सवाल है, जो कि हम असम में और बाकी देश के बाकी हिस्सों में सीएए और एनआरसी के समय होता हुआ देख चुके हैं, जहाँ पे मुसलमानों को बार-बार ये बताया जाता है कि वो विदेशी हैं और घुसपैठिए हैं। झारखंड में इस तरह की बात करके चुनाव लड़ने की कोशिश की गई थी, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई थी, पर फिर भी ये मुद्दा बनाने और बढ़ाने की बहुत कोशिशें की गई थी। अ, इस तरह से इस बात को मुद्दा बनाना ये संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताया जाता है। पर सवाल ये है कि चुनाव आयोग को ये बात क्यों नहीं पता है, और पता है तो फिर वो ऐसा क्यों कर रहा है? पांचवा सवाल इस बारे में ये है कि चुनाव आयोग ये कैसे सुनिश्चित करेगा कि योग्य मतदाताओं के नाम जो है मनमानी तरीके से नहीं कट जाएंगे। इस बात को देखने की ज़रूरत है कि ये बीएलओ जैसा जो बूथ लेवल जो ऑफिसर है उसकी उसकी मर्जी से तय होगा कि आप मतदाता हैं या नहीं हैं। वो चाहे तो आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है, वो चाहे तो आपको कह सकता है कि हाँ ये ठीक है। तो क्या बीएलओ जो है वो इस देश की और चुनाव आयोग के लिए
क्या वो अंतिम अधिकारी या अथॉरिटी है जो ये तय करेगा कि मेरा मैं एक देश का सुपात्र मतदाता हूं या नहीं हूं? और अगर वो कहीं अपनी मनमर्जी से किसी का नाम काट रहा है तो उसको उसका चेक एंड बैलेंस करने का तरीका उनके पास क्या है, ये भी स्पष्ट नहीं है। छठा सवाल व्यवहारिकता का है कि आज हम 9 तारीख को इस बारे में बात कर रहे हैं, 25 जुलाई तक ये सब कुछ की पूरी कार्रवाई पूरी हो जानी है। ये कैसे मुमकिन है कि बिहार में रहने वाले 8 करोड़ मतदाताओं का सत्यापन इस मियाद में हो जाए? ये एक अव्यावहारिक सीमा है और जिसको लेकर जो है चुनाव आयोग पता नहीं क्यों अपनी इस जिद पर अड़ा हुआ है कि वो इतने समय सीमा में ये काम करवा ही लेगा और उसमें कोई गड़बड़ भी नहीं होगी। सवाल नंबर 7 एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का है, जिनका यह अनुमान है कि एसआईआर के कारण करीब 3 करोड़ मतदाताओं का मताधिकार छिन सकता है। अगर ऐसा होता है, एडीआर कोई हल्की संस्था नहीं है, वो लगातार भारत में लोकतांत्रिक सुधार के लिए लड़ती रहती है, उसके बारे में बात करती रहती है और वो बार बार ये आवाज उठा रहे हैं कि इसमें 3 करोड़ लोग जो है इसमें आपकी वोटिंग लिस्ट से कट सकते हैं। एक 8 करोड़ की टोटल जो वहाँ पे जो मतदाता है उनके बीच में से, तो ये लोकतंत्र के लिए कैसे अच्छा है, लोकतंत्र के लिए कितना बुरा है, लोकतंत्र के लिए कितना खतरनाक है, इस सवाल का जवाब चुनाव आयोग साफ साफ नहीं दे रहा है। सवाल नंबर 8 और भी पेचीदा है। अगर मतदाता सूची से आपका नाम काट दिया जाएगा तो आपको बताया नहीं जाएगा इसके बारे में, और जब बताया जाएगा तब तक शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और आपकी नागरिकता और आपके बाकी जो एंटाइटलमेंट्स हैं, जो इस देश के नागरिक होने के कारण जो आपके अधिकार हैं, उन सब पर भी सवाल खड़ा होने लगेगा। और ये जो बात है चुनाव आयोग की, क्या ये जो जवाबदेही और पारदर्शिता के सिद्धांत जो सरकार के होने चाहिए किसी भी एक स्वस्थ लोकतंत्र में, अगर आप वो नहीं करेंगे तो फिर हम एक अच्छा लोकतंत्र, और ये प्रक्रिया पर ही फिर तो सवाल है, उसकी नीयत पर भी सवाल है। नवा सवाल इस बात का है कि पिछले साल ही जब लोकसभा चुनाव हुए थे तब वहां के लोगों ने मतदान दिया था, बिहार के लोगों ने, और उनका नाम मतदाता सूची में था, उनके पास मतदान पत्र थे जिन्हें वैलिड माना गया था। पर इस जो कार्रवाई में ये कहा जा रहा है कि 2003 की मतदाता सूची में आपका नाम होना चाहिए और उस वो एक बेंचमार्क है उसका, वो उसका एक संदर्भ बिंदु है। तो ऐसा किस आधार पे किया गया, इसको लेकर किस तरह से सोचा गया, इस बारे में ना तो लोगों को बताया गया, ना पॉलिटिकल पार्टीज को बताया गया, और ये पता नहीं कि सरकार के लोगों को जो बीएलओ के स्तर पे जो लोग ये काम करते हैं उन सबको भी बताया गया है कि नहीं बताया गया। तो इसको लेकर लगातार एक तरह की भ्रम, असमंजस, संदेह की स्थिति बनी हुई है, और जिसको लेकर कोई भी ऐसी बात चुनाव आयोग की तरफ से नहीं आ रही है जिससे कुछ लोगों में भरोसा पैदा हो, एक इस बात की आश्वस्ति हो कि हाँ वो इसको समाधान के पक्ष में है और समस्याओं को बढ़ाने के पक्ष में नहीं। अब चलते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। जो मतदाता जिनके पास दस्तावेज नहीं है उनका क्या होगा? जिन मतदाताओं के पास 11 निर्दिष्ट जो दस्तावेज जो चुनाव आयोग ने तय किए हैं उनमें से अगर उनके पास नहीं है पर वो पहले मतदान कर चुके हैं तो उनका क्या होगा? वो कैसे ये हम सुनिश्चित कर पाएंगे कि वो मतदाता सूची में उनको रखे रहे जाएं और वो आने वाले चुनाव में मतदान भी करें? इसका भी कोई साफ जवाब चुनाव आयोग के पास नहीं है। अब चलते हैं 11वें सवाल की तरफ। बार बार मुझे क्यों बताना पड़ेगा कि मैं इस देश का मतदाता हूं, जब एक बार मैं बता चुका और मेरी मौजूदगी को लेकर सरकार अपने अपने अलग अलग तरीके से ये जानती है, डेटा के जरिए और सत्यापन के जरिए कि कि मैं मौजूद हूँ, मेरी उपस्थिति यहाँ पर दर्ज है। उसके बाद, और ये एक संवैधानिक सवाल है क्योंकि बार बार जब हम ये पूछ रहे होते हैं कि तुम बताओ कि तुम भारतीय हो, बताओ कि तुम बिहारी हो, बताओ कि तुम मतदाता हो, तो हम दरअसल उसको कभी कभी भी शक के घेरे में हमेशा रखते हैं उसको, और वो एक तरह का जो है वो किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी ये नहीं हो सकती है। 12वां सवाल बीएलओ की जो के अधिकारों पर है कि क्या ऐसी अथॉरिटी है उनकी कि वो तय कर पाएंगे कि कोई आदमी मतदाता है या नहीं है, वो किस आधार पे अपना अपना विवेक का इस्तेमाल करेंगे, वो किस आधार पे अपने दस्तावेजों को जो है वो मानेंगे, कब नहीं मानेंगे, किस तरह से वो तय करेंगे कि कोई व्यक्ति जो है वो सुपात्र है या नहीं है मतदाता सूची में आने का। हम ये देख चुके हैं पहले असम में ऐसे कई लोगों के बारे में जिनको बताया गया कि वो विदेशी हैं, फिर बाद में उनको
उनको जेल में डाला गया और उसके बाद जो है उनको, उनमें से कई लोग जब वो अदालत में गए एक लंबी प्रक्रिया के बाद, तब वो वहां जाकर जाकर छूटे। तो इसमें जो ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसमें जो जब आप तब तक दोषी हैं जब तक आप ये साबित नहीं कर पाते कि आपने कोई अपराध नहीं किया है और आपका कोई दोष नहीं है। तो ये जो न्याय की जो बुनियादी एक स्थापना होती है कि आप तब तक निर्दोष हैं जब तक आपके खिलाफ कोई जुर्म साबित ना हो, ये ठीक उसका उल्टा है कि इस तरीके में हर वो व्यक्ति दोषी है जो खुद को अभी तक निर्दोष साबित नहीं कर पाया है। और ये इस बदले हुए समय की सबसे बड़ा संकट है और सबसे बड़ी चुनौती भी है, जो इस देश के लिए भी है और लोकतंत्र के लिए भी है और आपके लिए भी है। इस सिलसिले में जो 13वां सवाल है वो ये है कि मतदाताओं के लिए अपने फॉर्म की स्थिति जानने का कोई स्पष्ट तरीका नहीं है। अगर मेरा नाम मतदाता सूची से काट दिया जाता है या मुझे बहिष्कृत कर दिया जाता है, तो मैं उसके बारे में मेरा जान पाना बड़ा मुश्किल है। और दूसरा कि उसके बारे में मैं चुनौती कहाँ दूं, कैसे दूं, और उसके बाद कितनी आसानी से ये प्रक्रिया इसको निपटाया जा सकेगा, इसके बारे में कहीं कोई सफाई या कहीं कोई क्या बोलते हैं, सूचना, जानकारी, आश्वस्ति लोगों के पास नहीं है। और ये अपने आप में फिर एक नई तरह की चुनौती और एक नए तरह का दुस्वप्न उन लोगों के लिए खड़ा करता है जो अगर कहीं उनका नाम किसी बीएलओ ने किसी कारण से अगर बहिष्कृत हो गया, वो एक गलत बटन दबाने से भी हो सकता है, वो इंटरनेट के ठीक से ना काम करने से भी हो सकता है, वो एक फॉर्म के फटे हुए या धुंधले होने से भी हो सकता है, और वो एक फॉर्म के ना होने से भी हो सकता है। पर उन सब कारणों के कारण आप ये नहीं कह सकते कि वो व्यक्ति मतदान का अधिकार इस देश में नहीं रखता है, जो कि चुनाव आयोग का मूल आग्रह इस पूरी कार्रवाई में दिखलाई पड़ रहा है। सवाल नंबर 14 उन विरोधाभासी संदेशों का है जो चुनाव आयोग के भीतर से ही आ रहे हैं। मसलन जो राज्य के जो चुनाव के जो प्रभारी हैं, उन्होंने एक विज्ञापन छपवाया सारे अखबारों में कि उसमें कुछ रियायतें हैं। बाद में मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि नहीं, कोई रियायतें नहीं है, सब कुछ पहले जैसा ही है। तो पहले वो शायद वो आपस में ही ठीक से बात नहीं कर पा रहे हैं, आपस में ही उनका कम्युनिकेशन खराब है, आपस में ही वो उन चीज़ों के बारे में उनका उन संदेह और उन परेशानियों का निराकरण नहीं कर पा रहे जो कि वो आपस में जिससे जूझ रहे हैं। तो वो लोगों का समाधान कैसे कर सकते हैं, लोगों की दिक्कतें कैसे दूर कर सकते हैं, जबकि वो आपस में ही उनके बीच में एक क्या बोलते हैं, स्पष्टता और एक साफ साफ दिख रहा है कि उनके बीच उन्होंने ठीक से इसके बारे में सोचा नहीं है, उसके बारे में जो एक जिसको बोलते हैं सुचिंतित एक विमर्श नहीं किया है आप अपने भीतर ही, और उसके कारण लोग उसकी कीमत शायद लोग चुकाएंगे उसमें। और इस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी कीमत जो है वो अंततः मतदाता को चुकानी पड़ेगी, इस चुनाव आयोग की जो मनमानी और एक अजीब सी कार्रवाई को लेकर। 15वां सवाल उन बुजुर्गों और विकलांगों के लिए है जिनको लेकर आप अपना डेटा कैसे अपडेट करेंगे, कैसे उनका सत्यापन करेंगे, क्या आपने उनके लिए ठीक ठाक संख्या में वॉलंटियर रखे हैं, नहीं रखे हैं, कैसे सुनिश्चित कर पाएंगे, और कैसे ये तय करेंगे कि कोई छूट ना जाए। क्योंकि कोई भी लोकतांत्रिक और उसमें चुनाव जो पद्धति होती है उसका जो मूल सिद्धांत होता है कि कोई छूटे ना। पर इसमें यह है कि बुनियादी तौर पे हर कोई छूटने वाला है अगर वो खुद उसने अगर इसको ठीक नहीं करवाया। तो ये जो बदलाव है ये अपने आप में इसका एक बड़ा सवाल है। 16वां सवाल उन याचिकाकर्ताओं का है जो इस फैसले के खिलाफ अदालतों का जिन्होंने रास्ता अपनाया है। उनका ये कहना है कि ये जो एसआईआर प्रक्रिया है ये जन प्रतिनिधित्व नियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के अनुकूल है। उन्हें लगता है कि ऐसा नहीं है और इस बात पे अदालत में बात होनी है। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक ये फैसला गैर कानूनी है। सवाल नंबर 17 ये है कि इसकी घोषणा इतनी अचानक क्यों की गई, और ये फिर उस तरह का कहीं कहीं ये उस तरह की बात तो नहीं है जैसे कि नोटबंदी के समय या कोविड के समय हुई थी कि एक बार फैसला ले लिया जाता है फिर बाद में सोचा जाता है कि ये गड़बड़ है। ये बात सीए एनआरसी के लिए भी हुई थी कि जब हम पहले फैसला कर दिया जाता है फिर बाद में उसको बारे में आप बैक फुट पे जाते हैं या उसको वापस लेके आते हैं।
किसानों के बारे में भी ऐसा हुआ था। तो ये जो तरीका है सरकार चलाने का कि हम पहले सोच के कोई भी एक फैसला लोगों पे थोप देंगे और फिर जब वो फिर बाद में उसके बारे में सोचेंगे। तो ये सरकार को होना तो ये चाहिए कि पहले पहले वो सोच समझ ले, ठीक से बूझ ले, उसके बारे में सबसे बात कर ले, सबको विश्वास में ले ले, उसके बाद वो फैसला लेकर आए। पर ये पिछले 11 सालों में हम देख सकते हैं कि ऐसे कई बड़े फैसले हुए, जहाँ पे सोचा बाद में गया और कर पहले लिया गया और उसकी कीमत लोगों ने चुकाई। 18वां सवाल इस देश में उस मताधिकार का है जो कोई भी वयस्क जो इस देश में पैदा हुआ है वो कर सकता है। और ये जो फैसला है ये उस अधिकार को कमज़ोर कर रहा है जो भारतीय संविधान के मूल सिद्धांतों में से एक है। तो ये भी एक अपने आप में एक मामला है जिसको लेकर गौर किया जाना चाहिए। और अगर ये प्रक्रिया सफल होती है, जो कि जिसको लेकर अभी सवाल है, पर अगर मालूम पड़ता है कि यही प्रक्रिया हर जगह हर बार अपनाई जाएगी तो इससे बहुत सारे लोगों के मताधिकार जो हैं छिनने रुकने के खतरे तो हैं, पर उसके बाद उसके जो परिणाम हैं वो सिर्फ वोट न देने के ही नहीं हैं, उनकी नागरिकता को लेकर भी होंगे और उनकी बाकी जो अधिकार और उनकी जो एंटाइटलमेंट्स हैं उनको लेकर भी बहुत सारे सवाल फिर आगे खड़े होंगे। फिर एक जिसको बोलते हैं कि नए रायते फैलेंगे उनके बाद उनकी जिंदगियों में। 19वां सवाल ये है कि क्या ये पूरे देश पे लागू होने वाला है इस बिहार के बाद, और जो बिहार के जरिए अगर बिहार को मान लेते हैं कि एक प्रूफ ऑफ कंसेप्ट की तरह है, तो क्या ये पूरे देश में भी लागू होगा और उसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं, उसके क्या मतलब हैं लोगों के लिए, उसके उसके क्या मतलब है इस देश की राजनीति के लिए, वो जानने बूझने समझने और उसके बारे में बात करना जरूरी है, जिसको लेकर सरकार और चुनाव आयोग दोनों ही बहुत ज़्यादा खुलकर बात करने से लगभग कतराते लग रहे हैं। और जब तक वो नहीं होगा तब तक लोग जो है इसमें यकीन भी नहीं करेंगे और उनकी परेशानियां इससे कम नहीं होंगी। 20वां और अंतिम सवाल इस एसआईआर को लेकर ये है कि क्या ये कोई राजनीतिक साजिश है, जैसा कि विपक्षी दल कह रहे हैं कि यह बीजेपी को फायदा उठाने के लिए और खास समुदायों को निशाना बनाने के लिए ये लागू किया जा रहा है। हम ये देख सकते हैं कि कौन सी पार्टियां इस बारे में चुप हैं, कौन सी पार्टियां इस बारे में विरोध में हैं, कौन सी पार्टियां जो हैं वो अदालत का रास्ता पकड़ रही हैं, कौन से लोग हैं जो इसको चुनौती दे रहे हैं, कौन से लोग हैं जो इसके इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, कौन से लोग हैं जिनकी तकलीफ़ें इस पूरे फैसले से बढ़ने वाली हैं, और कौन से बातें हैं जो कि बिहार में होने वाले चुनाव को बिहार के मसलों से दूर कर कर रही है या कर देगी या करने वाली है, जिसके कारण जो चुनाव है वो अपने आप में एक तरह से झूठा और बेईमान हो जाएगा, बेईमानी हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं वहाँ के मसलों के बारे में बात नहीं कर सकता जिस दौरान, और हम सब बैठ के मतदाता सूची और मताधिकार के बारे में बात करते रहेंगे, तो फिर उन चुनावी मुद्दों का क्या होगा जिसको लेकर कोई भी प्रदेश या कोई भी लोग जहाँ पे जन एक वोट देने निकलते हैं और उन मुद्दों के जरिए वो अपना आगे का रास्ता चुनने का अधिकार इस्तेमाल करते हैं। तो ये अपने आप में कई सारे महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनको लेकर जिन्हें हमें लगा कि हरकारा डीप डाइव हम आपके साथ शेयर करें, आपके साथ साझा करें। और इसको लेकर 10 जुलाई को यानी कल एक सुनवाई है अदालत में। अभी पता नहीं कि वो कितनी लंबी चलने वाली है, और 10 जुलाई को भी कोई फैसला अगर आ जाता है तो वो 25 जुलाई तक इस पूरी कार्रवाई को पूरा होना है। तो अगर इस कार्रवाई को सचमुच और ईमानदारी से पूरा किया जाएगा तो वो बड़ा मुश्किल है, या तो वो नहीं हो सकती है या फिर वो इस तरह से होगी जिसमें साफ साफ लगेगा कि दाल में कुछ काला है। और किसी भी लोकतंत्र में खासतौर पर चुनावों को लेकर, खासतौर पर सरकार को और खासतौर पर जनता को, हर किसी को कोशिश करनी चाहिए कि दाल में काला कम से कम लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को लेकर न हो, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। सवाल सिर्फ ये 20 ही नहीं है, ये सवाल और भी होंगे जो आपके जहन में भी होंगे, और भी सवाल होंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ इसको साझा भी करें जो हम ख्याल लोग हैं, जिनके एक जैसे सरोकार हैं। आप देख रहे होंगे कि जो मुख्य धारा का जो मीडिया है वो इन सवालों को उतनी
उतनी शिद्दत और जुम्बिश के साथ, तत्परता के साथ नहीं उठा रहा है। आप देख रहे होंगे कि जो विज्ञापन छप रहे हैं वो सब गलत हैं और मिसलीडिंग है। आप देख रहे हैं कि सरकार इस बारे में बहुत ज़्यादा आपके हित की और आपके पक्ष की बातें उस तरह से नहीं कर रही है। तो जो लोग कर रहे हैं उनकी आवाज़ को मजबूत करिए, और आप इस बात से अगर सहमत हैं तो और भी लोगों तक इस बात को पहुंचाइए। आपके जहन में और सवाल हैं तो हमको बताइए, हम उनको भी उठाना चाहेंगे और इसको आगे बढ़ाइए। हरकारा डीप डाइव में हम फिर हाजिर होंगे इसी सिलसिले में और खबरें करते हुए बिहार को लेकर, जहां पर हम ये कह रहे हैं कि मतदाता कटघरे में हैं और लोकतंत्र खतरे में। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।